सिविल सेवा परीक्षा 2016 का रिजल्ट घोषित हो चुका है और सिविल सेवा 2016 में चयनित हुए प्रहलाद जी, जो कि भारतीय पुलिस सेवा में के पद पर चयनित हुई है। आइए मिलवाते हैं इनसे प्रहलाद जी से। सबसे पहले प्रहलाद जी, आपको बधाई हो। धन्यवाद जी। तो कैसे मतलब ये जो भारतीय मतलब सिविल सेवा की तैयारी कितनी कठिन है? सबसे पहले पहला क्वेश्चन। जैसा कि सिविल सेवा भारत की सबसे अच्छी सेवा मानी जाती है, इससे बढ़िया कोई सेवा नहीं है और इसकी तैयारी थोड़ी कठिन है, पर अगर आदमी मन से करना चाहे तो कुछ भी ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि मैं भी नौकरी के साथ में सुबह और शाम पढ़ते पढ़ते 3 साल तैयारी करके इसको निकाल लिया। एक बड़ा सवाल ये है कि एक सामान्य सामाजिक जीवन से ऊपर उठ करके इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी करना किस तरह से कठिन है, कितना संघर्ष है इसमें जैसे संघर्ष तो है ही कि आप, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको रेगुलर इसमें रहना होगा। अगर आप रेगुलर एक्टिविटीज़ से, जैसे दैनिक जीवन की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत की जो घटनाएं हैं उनसे जुड़े रहते हो, तो आपको जो जीएस के सारे पेपर हैं वो तैयार हो जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसमें। जैसा कि आपके पिताजी भी एक किसान हैं और सारी एक तरह से देखिए तो परिवार की एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, तो उन जिम्मेदारियों को संभालते हुए, नौकरी करते हुए और उसके लिए भी सिविल सेवा परीक्षा जो कि इतना कठिन माना जाता है, इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग माना जाता है, उसके लिए समय कैसे निकालते हैं? जैसे कि मेरी जो वर्तमान सेवा है उसमें शनिवार और संडे, रविवार दोनों दिन की छुट्टी रहती थी, तो उन दिनों को मैं अपने घर वालों, अपनी बहन की जो भी उनकी ज़रूरतें होती थी उनके लिए काम में लेता था और उसके अलावा जो भी समय मिलता था उसको पढ़ाई के लिए जोड़ता था। प्रहलाद जी, सबसे बड़ा क्वेश्चन है और आजकल युवाओं में एक फैशन का दौर भी चल चुका है, जैसे कोचिंगों का, तो सिविल सेवा परीक्षा में कोचिंगों का कितना महत्व है, कितनी इम्पोर्टेंस है कि सफलता के लिए कि कोचिंग किया जाए? जैसा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगा कि अगर खुद मेहनत करने वाला व्यक्ति हो तो कोचिंग का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। वैसे अगर सब्जेक्ट के लिए कोचिंग लेना चाहे तो अच्छी बात है, पर जीएस तो अगर मेहनत करे आदमी तो स्वयं ही तैयार कर सकता है और अच्छे नंबर ला सकता है। क्या आपको लगता है कि कोचिंग ज़रूरी है, कोचिंग लेना चाहिए? आने वाले जो हमारे सिविल में जो बच्चे होंगे जो सिविल की तैयारी करना चाहेंगे, उनको क्या सिविल की कोचिंग लेनी चाहिए या खुद से ही तैयारी करनी चाहिए? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोचिंग बिना सफलता मिलेगी ही नहीं। अगर आपको इजीली अवेलेबल है तो ले लो, वरना ज़रूरी नहीं है। आप मेहनत करोगे तो स्वयं ही निकल जाओगे। एक बड़ा क्वेश्चन जो हर किसी व्यक्ति का होता है और हर एक सिलेक्शन के पीछे उसका एक वो होता है कि आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा है, किसको मतलब आप प्रेरणा स्रोत किसको श्रेय देना चाहेंगे सफलता में? सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप को इसका श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और इतने साल तक मेरे ऊपर भरोसा करते रहे। मेरे को कुछ परेशानी नहीं होती, वो सब परेशानी में रहते रहे। जब भी उनको कोई दिक्कत होती थी तो वो मेरे को बताते भी नहीं थे कि इसकी परेशानी डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा मेरे दोस्तों का भी बड़ा सहयोग रहा है, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और जब भी मैं निराश होता था तो उन्होंने ही मुझे उसके लिए और उत्साहित किया कि तू ये कर सकता है। सिविल सेवा परीक्षा में सबसे कठिन चीज़ क्या है, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो सबसे कठिन माना जाता है? क्या ऐसा है कि जो सबसे कठिनाई? देखो, पढ़ने को तो हर कोई पढ़ सकता है, पर सिविल सेवा में जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अगर जिस आदमी ने अपना तनाव मैनेजमेंट कर लिया कि इसका एक प्रेशर इतना रहता है सिविल सेवा का अपने आप में, अगर कोई भी जो एस्पिरेंट अगर अपने तनाव को मैनेज कर लेता है किसी भी तरह से, छुट्टी लेके या खेल के या दोस्तों से बातें करके, जिस भी अपने हॉबी को टाइम देके, तो यही सबसे बड़ी चीज़ है। जिसने अपने प्रेशर को मैनेज कर लिया वो इसमें निकल जाएगा। जैसे कि सिविल सेवा एक प्रक्रिया, एक लंबी प्रक्रिया, काफ़ी समय भी लग सकता है इसमें और लगता भी है हालांकि। तो हम बात करें कि जैसे प्रथम प्रयास में कोई सफल नहीं हो पाता है, दूसरे प्रयास में भी कभी सफलता नहीं मिलती है, तो उस मानसिक दशा से बाहर निकलना कितना ज़रूरी है और कैसे मान लिया कोई असफल होता है तो उस मानसिक दशा से कैसे निकलता है? सिविल सेवा परीक्षा के लिए पहली बात कही जाती है कि आदमी को एक परजर्वेंस, जो एक योग्यता होती है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि ये इसमें अनिश्चितताएँ बनी रहती है कि आपका अगर 1 साल नहीं होता तो उसको भुला के आपको नए सिरे से अगले साल की तैयारी में जुटने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये मेन चीज़ है सिविल सेवा। जैसे सिविल सेवा के लिए कौन सी मतलब कैसे तैयारी किया जाए ताकि कम समय में इसे जल्दी से जल्दी इसे सफलता को पाया जा सके? मेरे हिसाब से सिविल सेवा की तैयारी के लिए 1 से 2 साल का समय काफ़ी होता है। अगर ग्रेजुएशन लेवल पे तैयारी स्टार्ट कर देते हो तो आपको बहुत अच्छा है। अगर जैसे मौका नहीं मिलता तो बाद में भी आप कर सकते हो, पर डिवोशन इसके लिए ज़रूरी है। डिवोशन के बिना ये नहीं हो सकता। जैसे कि बता दें कि अभी हाल फिलहाल सिलेबस 2013 में चेंज हो, उसके पहले से हालांकि तैयारी आपने शुरू कर दी होगी, तो उस सिलेबस का चेंज होना और बार बार सी सेट का आना या इन सब चीज़ों का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा या आने वाले छात्रों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि इसका ज़्यादा कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ा, पर कई लोगों को इससे दिक्कत हुई है कि
जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे उनको नए सिरे से सीसेट की तैयारी करनी पड़ी और कई लोग इसमें असफल भी रहे। तो इसके लिए यूपीएससी ने उनको अलग से चांस भी दिया है, पर अगर मेहनत करने वाला हो तो इसको भी पार पाया जा सकता है। एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि हमेशा से ही हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का एक विवाद रहा है, और ख़ासकर 2012 में एक बार आंदोलन भी हुआ कि हिंदी मीडियम के बच्चे कम सेलेक्ट हो रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? आपका वैसे मीडियम हिंदी है, तो आपको क्या कहना है कि हिंदी मीडियम के बच्चे कम सेलेक्ट होते हैं? यस, हिंदी मीडियम के कम सेलेक्ट होते हैं। इस बार भी 60 से 70 के बीच में 1100 में से लड़के सेलेक्ट हुए हैं, तो उनके अनुपात में लगभग बहुत कम परसेंटेज रहा है। तो इसके पीछे लोगों की मान्यता है कि जो भी लोग हैं बड़े ब्यूरोक्रेसी में पहुंच गए हैं, वो सब भी इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उन सब के लड़के, नेताओं के लड़के, वो सब तो इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो उन लोगों के विरोध के कारण, इसके अलावा इंटरव्यू में भी कम मार्क्स दिए जाते हैं हिंदी मीडियम को, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इस वजह से भी कम लोग पहुंच पाते हैं। जैसे पर अगर मेहनत करने वाला हो तो हिंदी मीडियम में भी निकाल सकता है, कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि आपने हिंदी माध्यम को चुना, लेकिन अब कहा जाता है कि हिंदी मीडियम के बच्चे कम सेलेक्ट होते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि हिंदी मीडियम के बच्चे कम पढ़ते हों या कम इंटेलेक्चुअल हों, इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हों? ऐसा तो नहीं कहीं? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदी मीडियम के कम पढ़े लिखे या कम पढ़ते हैं, कम इंटेलिजेंट है। इसमें इसकी वजह यह होती है कि कई वर्ड ऐसे दिए होते हैं पेपर में कि जो हिंदी में समझ में भी नहीं आते, तो वो अगर हिंदी के हिसाब से आंसर लिखता है तो उन लोगों को कम नंबर मिलते हैं। जब सीसेट का पेपर आया, सीसेट पहली बार जब लागू हुआ, तो उसमें भी ये बड़ा सवाल था कि हिंदी मीडियम वाले कम सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो पेपर था वो इंग्लिश मीडियम की तरफ ज़्यादा जा रहा था। तो क्या आप इसमें क्या कहेंगे कि इंग्लिश मीडियम के लिए ज़्यादा बेनिफिट है? उसमें शुरू में जो इंग्लिश के क्वेश्चन रखे गए थे उस वजह से कई लोग असफल हुए थे, तो वो बाद में यूपीएससी ने वापस भी ले लिया, इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे उनको हटा दिया है। पर ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है अगर हिंदी मीडियम वाले भी तैयारी करें और उस हिसाब से, जिस हिसाब से यूपीएससी का सिलेबस है उसको कवर करके रखें और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, और तो किया जा सकता है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। ठीक उसी प्रकार प्रहलाद जी की एक मतलब वैवाहिक जीवन भी जी रहे हैं। तो बताइए कि आपकी पत्नी जी का कितना योगदान रहा आपकी सफलता में? जैसे कि ये कहा जाता है, तो मैं तो इसको सही बात मानता हूँ। मेरी शादी से पहले मैंने 2 अटैम्प्ट दिए थे, उनमें मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था। शादी के बाद ये मेरे पहला मेंस था, तो इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो मैं तो मानता हूँ, और उनका भी काफ़ी सहयोगपूर्ण रवैया रहा। जैसे कि बहुत कुछ चीज़ों में मैं कुछ टॉपिक भी उनके साथ शेयर कर लेता था, इसके अलावा कुछ टॉपिक वो तैयार करके भी मुझसे शेयर कर देते। इंटरव्यू के टाइम पे भी उनका काफ़ी सहयोग रहा मेरे जीवन में। एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि माँ भी एक स्त्री होती है, पत्नी भी एक स्त्री होती है, दोनों में आप किससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट? दोनों अपनी जगह जगह इम्पोर्टेंट है। वैसे अगर देखा जाए तो माँ कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीवन में। सिविल सेवा परीक्षा एक बड़ी परीक्षा मानी जाती है और 3 चरणों में इसका परीक्षा होता है। तो तीनों चरणों को कैसे मैनेज करके इसे कम समय में इसे निकाला जाए? वैसे देखा जाए तो तीनों चरणों की तैयारी एक साथ ही की जाती है, ऐसे अलग अलग बांट के तो की जा नहीं सकती। पर देखा प्री में थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को ज़्यादा तैयार किया जाता है और करंट पे ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ रेफरेंस बुक्स है, वो पढ़ के और करंट्स के साथ अपडेट रह के आप तैयार कर सकते हो प्री का। तो प्री के बाद फिर आता है मेंस। प्री क्वालिफाई करने के बाद तो मेंस एक बड़ा सिलेबस है, काफ़ी लंबा, काफ़ी समय भी लगता है उसमें। तो उसे कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि इसमें 4 जीएस के पेपर भी हो गए हैं और निबंध का पेपर, सब्जेक्ट के पेपर 2 हो चुके हैं। जैसे कि मेंस में आजकल का ट्रेंड देखा जाता है कि जो सब्जेक्ट और अगर आपका एसए में ठीक से नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। जो जीएस के पेपर में उनके लगभग लोगों के कॉमन ही नंबर आते हैं, एक जैसे एवरेज नंबर देखने को मिलते हैं। कि अगर आप सब्जेक्ट और एसए पे ज़्यादा ध्यान दो तो अच्छा रहेगा, और 4th पेपर में भी नंबर ज़्यादा लिए जा सकते हैं। आपके स्कोर कार्ड से भी देखने से ऐसा लग रहा है कि आपने सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे नंबर पाए हैं, लेकिन जीएस का एक पेपर ऐसा है जिसमें आपको काफ़ी कम नंबर मिले। क्या वो कहीं आपके प्रिपरेशन के दौरान रणनीति पे कहीं भूल रही या क्वेश्चन का ट्रेंड ही ऐसा था? मेरी रणनीति कुछ इस तरह की थी कि मैंने जीएस को कम फोकस किया और सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस था, तो मैं अपने नंबरों से संतुष्ट हूँ जीएस से। अब बात आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू एक बड़ा मुद्दा माना जाता है, क्योंकि उसमें कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिला है कि हिंदी मीडियम वाले छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आपने ऐसा महसूस किया? इंटरव्यू के दौरान तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था, क्वेश्चन के जवाब भी मेरे से ठीक दिए जा रहे थे, सब बोर्ड मेंबर भी हिंदी में बोल रहे थे, पर नंबर कम आए तो मुझे भी ऐसा कुछ लगता है। क्या मतलब आप संतुष्ट हैं? जी, मैं वैसे तो संतुष्ट हूँ बोर्ड के रवैये से प्रति। और एक क्वेश्चन ये भी है कि अब सिलेक्शन हो गया, उसके बाद एक व्यक्ति के अंदर एक वो होता है कि हमें आगे क्या करना है। आपकी फॉरवर्ड प्लानिंग क्या है? मेरी फॉरवर्ड प्लानिंग तो यही है कि जो समाज में जो बैकवर्डनेस है, जैसे एजुकेशन का
और भी बहुत सारी महिलाओं के प्रति काफ़ी अत्याचार भी बढ़ रहे हैं, शोषण बढ़ रहा है। तो उस क्षेत्र में मेरी प्रायोरिटी शिक्षा और जो सामाजिक जो परेशानियाँ हैं हमारे समाज में उनको दूर करने के प्रति मेरी प्रायोरिटी रहेगी। एक ऐसी प्रायोरिटी बताइए जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे कि आपको पद मिला और उस चीज़ को सबसे ज़्यादा करना चाहेंगे। शिक्षा में मेरा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज़ है जिससे समाज और देश को सुधारा जा सकता है। अगर वो दे दी आपने तो सब कुछ सुधारा जा सकता है। क्योंकि समाज में अपराधीकरण भी बहुत बढ़ रहा है और आप भारतीय पुलिस सेवा के पद पर आप चयनित हुए हैं, तो आप कुछ इसमें क्या सुधार करना चाहेंगे? आपको ऐसे सुधार करने का मौका मिले, एक बड़ा मौका मिलता है, तो आप क्या सुधार करना चाहेंगे? जैसा कि अभी इस टाइम पे अपराध भी बढ़ रहे हैं और इस विशेषकर महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो मेरा तो मानना यही है कि अगर मेरे ज़िले में ऐसा कोई अपराध होता है तो मैं बिल्कुल एकदम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी उसके प्रति अपनाऊँगा। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि इतने पिछड़े क्षेत्र से आप अपने गांव के, अपने ज़िले के आप पहले आए, तो मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा में आप चयनित होने वाले छात्र हैं, और कैसा महसूस कर रहा है? लोगों में कैसा उत्साह है आपको देखकर? ये सही है कि मैं अपने जो पचवारा क्षेत्र है वहाँ से पहला सिविल सर्विस में सेलेक्ट होने वाला स्टूडेंट हूँ। तो मेरे सेलेक्ट होने से एक तो वहाँ के छात्रों में इस चीज़ को लेकर काफ़ी उनका वो हुआ है कि वो लोग भी आगे निकलेंगे। इसके अलावा वहाँ बड़ा सेलिब्रेशन का माहौल है। उन लोगों ने मुझे जो रेलवे स्टेशन पे उतरा वहीं से पिकअप किया और बहुत जगह मेरा स्वागत सत्कार किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे आज सिविल सेवा की अहमियत पता चली कि क्या होता है इसमें सिलेक्शन होने के बाद। सिविल सेवा परीक्षा में एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि एक आपके पास एक बैकअप नहीं है, तो कुछ दिन बाद, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तैयारी करने के बाद आपको लगता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मानसिक दशा थोड़ी सी बदलने लगती है, लोगों की सोचने समझने की क्षमता भी प्रभावित होने लगती है। तो इन सब चीज़ों का कितना प्रभाव पड़ता है? जैसे कि तैयारी के दौरान है ही कि माँ बाप 1-2 साल तक तो पैसे देते रहते हैं अच्छे से। अगर कोई स्टूडेंट को किसी प्रॉब्लम से सिलेक्शन नहीं हो पाता, उसको ज़्यादा टाइम लेना होता है तो दिक्कत तो होती है। और यहाँ का माहौल भी कुछ ऐसा है यहाँ का मुखर्जी नगर का कि यहाँ पे एक दूसरे से बातें कर करके या कई लोग भी ऐसी बातें करते हैं जिससे कि स्टूडेंट के ऊपर दबाव बनता है। एक तो खुद एग्ज़ाम का प्रेशर इतना है, उसके ऊपर से अगर स्टूडेंट के सामने और परेशानी आ जाती है तो थोड़ी दिक्कत तो खड़ी होती है। पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लगातार लगे रहेंगे तो कुछ बड़ी बात नहीं है। और ऐसा भी देखा जाए तो जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड होते हैं। जहाँ तक एक सर्वे के मुताबिक पता चला है, जो टॉप करते हैं या जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं या तो सिविल सेवा में कहीं सिलेक्टेड होंगे या कहीं ना कहीं वो सिलेक्टेड होते हैं। तो क्या ये सिलेक्शन का पहले ही मानसिक दशा पर या इंटरव्यू पर या कॉन्फिडेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक तो अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो उससे आपका कॉन्फिडेंस ठीक रहता है कि मैं पहले से सिलेक्टेड हूँ, तो वो ठीक से एग्ज़ाम देता है, उसके ऊपर प्रेशर इतना नहीं रहता। दूसरी बात ये कि इंटरव्यू में उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि यूपीएससी जिनको एक बार सेलेक्ट कर चुकी है तो उस आदमी को दूसरी बार वो नकार तो सकती नहीं है, तो अच्छे नंबर दिए जाते हैं। ये भी कारण है। सिविल सेवा परीक्षा एक बड़ा मतलब जो इसका सब्जेक्ट है काफ़ी लंबा है, काफ़ी सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो उसको कैसे स्मार्टनेस तरीके से कैसे कम समय में कम करके कैसे निकाला जा सकता है? जैसे कि सिलेबस वैसे अगर बाज़ार में देखा जाए तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत सी बुक्स मिलेगी और बहुत से लोग उनको सजेस्ट भी करते हैं। पर मेरे हिसाब से जो रेफरेंस बुक्स हैं जिनको सब सारी दुनिया पढ़ती है, जैसे पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ो, ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल की बुक काफ़ी है। इस तरीके से अगर आप रेफरेंस बुक को पढ़ते हुए और करंट के प्रति 1-2 पेपर दैनिक जागरण और द हिंदू को फॉलो करते रहेंगे। इसके अलावा पीआईबी की साइट को आप फॉलो कर सकते हो। पीआरएस की साइट भी काफ़ी अच्छी है जिसका काफ़ी योगदान है मेरे सिलेक्शन में। तो इसके ऐसी रणनीति अपना के आप एक कम समय में अधिक मैटर तैयार कर सकते हो। जैसे कि प्रिपरेशन के दौरान आदमी थोड़ा परेशान भी होता है, तो इसमें दोस्तों का, परिवार का, घर का, मतलब जो मोरल सपोर्ट होता है उसका कितना योगदान होता है? अब दोस्तों को कितना श्रेय देना चाहिए इस प्रिपरेशन के दौरान? क्योंकि ये जो सिविल सेवा की तैयारी है अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसमें आदमी को मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है कि अपने दोस्तों का, परिवार का साथ तो सबसे ज़रूरी है, नहीं तो वो तनाव में रह के फिर अपनी तैयारी को खो देगा। तो दोस्तों से बातें करना, जब भी शाम को, सुबह, जब भी आपके पास टाइम हो तो उनसे बात करना, इससे आपकी एक तो आपकी तैयारी में भी सहयोग हो, क्योंकि आप करंट्स के टॉपिक तैयार कर सकते हो और जो डिस्कशन से जो टॉपिक तैयार होते हैं वो कभी भूलते भी नहीं है। तो दोस्तों का साथ तो ज़रूरी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रहलाद जी के कुछ दोस्त, और आइए हम बात करते हैं कि देखिए इनका क्या कहना है प्रहलाद जी के सिलेक्शन के बारे में। तो क्या कहेंगे? मुझे प्रहलाद के सिलेक्शन से व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी है। इस व्यक्ति ने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है। जैसे मैं वर्ष 2012 से प्रहलाद को जानता हूँ।
एक आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से बिलोंग करता है, पूरा परिवार आर्थिक रूप से इसी पर निर्भर है। उसके बाद भी इसने परिवार और अपनी मेहनत के बीच अच्छा संतुलन बनाया और एक अच्छी रैंक में चयनित होकर IPS के पद को प्राप्त किया। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद है कि सेवा में जाने के बाद भी यह ईमानदारी से काम करेगा और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की इसकी नीति है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या अभी आपका प्रयास आगे भी जारी रहेगा? जी, मेरा प्रयास अभी इस साल के लिए तो जारी है, आगे तो मैं दूंगा नहीं। शायद इस साल मैं प्रॉपर IAS में सेलेक्ट हो जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये थे हमारे साथ प्रहलाद जी, जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में भारतीय पुलिस सेवा के पद पर चयनित हुए हैं।